बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द वॉइस ऑफ पाकिस्तान। 1965 6 सितंबर ये एक ऐसा दिन था कि जिसमें पाकिस्तान ने एक ऐसी अजीम शान किस्म की तारीफ रकम की और इंडिया की जो एक उसका जो ख्वाब था, जो इंडिया ने जो सोचा था कि हम पाकिस्तान को डिफीट करेंगे रात के अंधेरे में, वो बुज़दिल दुश्मन जिसने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाया, उसने ये सोचा था कि हम जाएंगे पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे नाउज़ुबिल्लाह, और हम पाकिस्तान की जितने भी फ़ज़ाई हदूद हैं, ज़मीनी हदूद हैं, और हम उनको काबिज़ हो जाएंगे। उसके बाद हम अपना वहाँ पर झंडा लहराने की ऐसी नापाक अज़ाम रखते थे इंडिया वाले। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि उनकी जितनी जो प्लानिंग थी उनके ऊपर आके टूट पड़ी। हमने ये देखा होगा कि आज दिन तक इंडिया ने कभी भी एक बार भी पाकिस्तान के बारे में अच्छा कभी भी नहीं सोचा। अगर इंडिया में एक परिंदा भी वहाँ पे उनका मर जाता है तो उसका जो इल्ज़ाम होता है पाकिस्तान के ऊपर वो लगा देते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी, हम सब ने देखी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से लेकर आज दिन तक इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही है, लेकिन इंडिया ने हमें तस्लीम तो किया है, लेकिन इंडिया को ये यकीन तक नहीं था कि पाकिस्तान बेशक रकबे में हमसे कम है और तादाद में लोग हमसे कम हैं, लेकिन इतने कुछ होने के बावजूद इंडिया ने ये जो जसारत की, इंडिया ने जो हिम्मत की थी, इंडिया को उसका मुंह तोड़ जवाब मिला। और आज हमारी नस्लें जो देखती हैं, आज हम जो देखते हैं कि 6 सितंबर जब भी आता था पाकिस्तान को बड़े खुशी के साथ, बड़े दिलेराना अंदाज के साथ उस खुशी को सेलिब्रेट करती है। क्यों ना करें कि उस वक्त जब हिंदुस्तान ने ऐसे नापाक अज़ाइम रखे पाकिस्तान के बारे में, और हिंदुस्तान ने ये सोचा, हिंदुस्तान के जो बाद में जो हमने पढ़ा, जो सुना, हिंदुस्तान की फ़ौज की जो प्लानिंग थी, उनका यही सोचा था कि हम दिन का 12 बजे का जो खाना होगा हम लाहौर में जाके खाएंगे और चाय लाहौर में जाके पिएंगे। लेकिन हमने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की। हमको ख्वाहिश ऐसे पाकिस्तानी हैं कि उनकी ख्वाहिश हर हाल में पूरी करते हैं, लेकिन ख्वाहिश कैसे पूरी हुई कि जब 2019 में जब 27 फरवरी को अभिनंदन का जब हथियारा गिराया गया और अभिनंदन को हमने यहाँ पे चाय पिलाई और इंडिया की वो ख्वाहिश हमने पूरी की। हमने इंडिया की हर ख्वाहिश पूरी की। और लेकिन अब शर्म का मुकाम ये देखिए कि हिंदुस्तान जब जब पाकिस्तान के बारे में सोचता है अच्छा कभी भी नहीं सोचता। हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हम हिंदुस्तान ये समझता है कि हम हिंदुस्तान से हमें को मतलब है या हम हिंदुस्तान के दबदबे में आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन मज़े की बात आपके सामने ये रखूं कि इतना अर्सा गुजर जाने के बाद भी आज जब हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो हिंदुस्तान वाले अपने उन ज़ख्मों को याद रखते हैं, अपने उन ज़ख्मों की ताब तो नहीं लाते, लेकिन उनको ये एहसास होता है कि हमने उस वक्त तो ये ऐसी जसारत तो की थी, ऐसी यहाँ पे हमाकत तो की थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रेंथन हो चुका है कि अब इंडिया ये सोचेगा, अगर उसने आज के बाद उस वक्त से लेकर आज दिन तक और आज के आने वाला जो वक्त है उस वक्त तक अगर इंडिया ने एक दफ़ा भी मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो इंडिया की आंखें नोच दी जाएंगी। ये इंडिया को बड़ी बेताबी के साथ और बड़ी वाशगाब लफ्ज़ों के साथ इंडिया को क्लियर है। तो जनाब, मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर, आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान जेएनएन टेलीविज़न से। और आज क्योंकि 6 सितंबर है और मज़े की हम उस दौर के रोदादें आपको हम सुनाएंगे और प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी कि उस वक्त पाकिस्तान कैसा था कि जब हम बिल्कुल तैयार थे ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमने इंडिया को नाकूं चने चुपाए और इंडिया को झूल चढ़ाई। इंडिया का ऐसा छितरोल हुआ उस वक्त में कि आप भी देखें, दुनिया देखती रह गई और इंडिया में एक ऐसा तहलका मचा कि इंडिया खुद यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में गया और वहाँ जाकर उसने मिन्नतें की, समाजितें की कि एक दफ़ा पाकिस्तान से ये कहिए कि हमसे गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया, भाई आप हमें बख्श दें और ये इस जंग को वहाँ पे ख़त्म किया जाए। तो फिर उसके बाद जो हमारे हुक्मरान थे उस वक्त के, उन्होंने इस जंग बंदी का ऐलान किया। उस वक्त से लेके आज दिन तक इंडिया की ऐसी हिम्मत भी नहीं हुई कि पाकिस्तान के बारे में सोचे। तो जनाब, इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ पैनलिस्ट शामिल हैं। मेरे साथ हैं जनाब प्रोफेसर राजिया मोहम्मद मुश्ताक साहब, माहिर तालीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राज साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए। और जनाब इसके साथ साथ मेरे बहुत ही मोहसन, मेरे बहुत ही हरदिल अजीज़, बहुत हम उनसे प्यार करते हैं, लगन रखते हैं, मेरे इमरात प्रोफेसर मोहम्मद अकील आरिफ साहब, डायरेक्टर द हॉलमार्क स्कूल एंड कॉलेजेस इस्लामाबाद। जनाब अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? आज का दिन ज़बरदस्त दिन है जनाब पाकिस्तानी अवाम के लिए और खुशियों का दिन है और सेलिब्रेशन का दिन है। और आज के दिन हमने हिंदुस्तान को उसकी औकात याद दिलाई थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, ये दिन तो हम कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि जब इंसान कोई जहन बना कर आता है कोई भी गलत तरीके से, उनका सोच गलत थी,
जब सोच गलत होगी तो आगे से आपको ऐसी चित्रोल होती है को और इंसान भूल के जाता है। उन्होंने प्रोग्राम बनाया था जी कि हम जाके वहां पर नाश्ता करेंगे, और उस नाश्ते का जवाब उनको 27 फरवरी 2019 में जाके मिला, जब अभिनंदन ने चाय पी, और उस चाय को भी वो बार बार याद करते हैं। अभी वो चाय पी थी, रहती कसर जनरल फैज साहब ने अफगानिस्तान में जाके चाय के कप पिला के उनको याद करवा दिया, जो कभी वो भूल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की कि बस एक बात है कि हमारे पड़ोसी हिंदुस्तान में शायद चाय की कमी है, क्योंकि जो उनका आज तो सुना है कि जो उनकी पीएम साहब है वो भी किसी दौर में चाय बेचते रहे हैं, या सच ऐसा कुछ है क्या? यही वजह है चाय से लव करेंगे, कोई और वजह है? मुश्ताक साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर मोहम्मद इजाज़ बशीर साहब, आपका और आपके चैनल JJN न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि हर मौके पे, हर इवेंट पे आपने इस तरह के इवेंट सेलिब्रेट भी किए और एक अच्छा पैगाम भी दिया। साथ थोड़ा सा इसमें आपको ब्रीफ कर दूं कि योम दिफा जो आज का दिन बड़ी जुर्रतमंदी और बहादुरी के साथ अब मना रहे हैं, और मनाना भी चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए। और उसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री ये ज़रूर बता दूं कि दिफा क्या है। तो इंडिया का एक ख्वाब था कि मैंने आके जिमखाना लाहौर में मैंने नाश्ता करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ उसको वहाँ पे नाश्ता भी करवाया और पाए भी खिलाए हैं उसे हमने। और जब उन्होंने हमले का सोचा तो हमारे जो जवानों ने बहादुरी और जुर्रत की जो तारीख रकम की है, 15 डिवीजन थे उनके, एक साथ उन्होंने तबाह किए और 5 तैयारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने बड़ी जुर्रत बहादुरी के साथ तबाह किए। और वो अपने सब कुछ छोड़ के, और जिस तरह एक होता है ना कि एक 3 डब्बा कचरे की सूरत में उनके सारे डिवीजन पड़े हुए थे और वो वहां से भाग के निकले हैं, उनके लिए सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। प्रोफेसर साहब हमें ये बताया कि 1 मिनट में 5 तैयारे मार गिराना, वो भी अपने से 2 गुना बड़े दुश्मन की, कैसी इबरतनाक शिकस्त हुई होगी इंडिया की, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो दिन जो दोबारा वो बहुत दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, बल्कि पूरी दुनिया ट्राई कर चुकी है कि इस तरह का काम दोबारा कर सके, लेकिन कोई भी कर नहीं सका, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है ना जानिबदार, और पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्फिडेंस, और पाकिस्तानी जो कमांडोज हैं, एयरफोर्स है, इन लोगों ने जहाँ जहाँ पे जो जो मारकात सर अंजाम दिए हैं वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो सकते, और ये तारीख रकम की गई है। अब 1965 में अभी देख लें, अभी तक इंडिया लगातार हम पे कोशिश कर रहा है कि इस तरह की एफर्ट की जाए और कोई भी डिफेंस का किया जाए, लेकिन किसी जगह पे भी उनका कोई भी जो हमला है वो कामयाब नहीं हो सका। हर जगह वो शिकस्त खा रहे हैं, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं। इसी वजह से तो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है एयरफोर्स में जाने का। अब तो माशाल्लाह हमारी वो बच्चियाँ भी जहाज़ चलाना शुरू हो पड़ी हैं, और सबसे खुशी की बात जो पता चली है कि हमारी पहली माशाल्लाह फाइटर जहाज़ चलाने के लिए हमारी एक बेटी तैयार हो गई है, जो अब जहाज़ उड़ाना शुरू कर दिया। इंडिया अगर अपने दिल में, अगर दिमाग में ये ख्वाब रखता है कि नाश्ता करने के लिए, तो सो बिस्मिल्लाह, हम नाश्ता वहाँ पे पहुँचा भी सकते हैं, इतना पावर रखते हैं, और नाश्ता करा भी सकते हैं, लेकिन नाश्ता कराने का अंदाज़ क्या होगा ये अब आपने डिसाइड करना, ये पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। हमारे यहाँ पे हमारे साथ हैं प्रोफेसर मुश्ताक साहब। सर हमें ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो 6 सितंबर 1965 में जो ज़बरदस्त किस्म का अंजाम दिया, उसके बाद से लेकर आज दिन तक हम तो बड़े सुरखरू हैं, बड़े कामयाब हैं माशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि इस दिन को किस मुनासबत के साथ हमें यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको ये पता है कि जितने भी यहाँ पे हमारे दफातर होते हैं, और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे हमारी फौजी छावनियाँ होती हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पर सेलिब्रेशन का समा होता है। हमारे यंग जनरेशन वो उसको फौज में आने का कितना क्रेज़ है? इसमें मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले बताऊं कि ये मैं सबसे पहले तो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एक ईमान का जज्बा है। फतह जो सबसे हमारी जो हुई है वो ईमान की हुई है। हमारे जवानों के अंदर, हमारी जो फ़ौज के अंदर सबसे जो बड़ा जज्बा था कि ईमान का, अगर आप शहीद अब होते हैं तो ठीक है, आपको जन्नत मिलेगी, तो ये सबसे बड़ा हमारे अंदर एक ईमान का जज्बा है। तो आज का दिन हमारे पूरे पाकिस्तान के जवानों के लिए, चाहे वो फ़ौज के जवान हों, चाहे वो कोई आम सिविलियन हो, कोई भी हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है कि उसके अंदर ईमान का जज्बा होना चाहिए, और दुश्मन के आगे डट के खड़े होने का एक जज्बा होना चाहिए कि कोई भी, सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया दुश्मन है, चाहे हमारे मुल्क के अंदर भी अगर कोई दुश्मन है, हमारे पाकिस्तान की अंदरूनी अगर कोई दुश्मन है, तो उसके बारे में भी इसी तरह उसको जवाब देना चाहिए कि अगर उसकी सलमियत के बारे में, उसकी किसी भी चीज़ के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कोई बात करता है, चाहे वो अपना है चाहे वो पराया है, तो उसको हम इंशाल्लाह डट के जवाब देंगे, और कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, कोई किसी खुश फहमी में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान जवाब देना जानता है और वक्त के ऊपर जवाब देना जानता है। अब यहाँ पे प्रोफेसर साहब हमारे रहनुमा ये फरमाइए कि क्या ही ज़बरदस्त वो समय था कि जब यहाँ पे ऐलान जंग किया गया, और जब हमारे हुकूमत वक्त ने उस वक्त ऐलान किया,
और ना सिर्फ वहाँ पे फौजी जो हमारी जो दिगर जो हमारे सिविलियन थे, पूरी पाकिस्तानी कौम बिल्कुल खड़े हो गई और ये कह रहे थे कि जो हमारे फौजी जवान हैं, अगर आप वहाँ पे महाज पर लड़ेंगे तो हम आपके बिल्कुल साथ साथ जाकर लड़ेंगे। ये मतलब उनको उनके साथ उनको एक्स्ट्रा चलने की इतनी, मैं ये समझा, ट्रेनिंग या टीचिंग थी ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये देखिए कि हमारे फनकार और जो हमारे आर्टिस्ट हैं, मलका तरन्नुम नूर जहाँ के वो सरुली गीत जो वहाँ पर उन्हें महाज पे उन्होंने उनकी आवाज़ उन्होंने गुंजाई, और हमारे जो जवान थे उनके हौसले उस वक्त ऐसे, मैं ये कहूँगा कि इस तरह आसमान तक जा पहुँचे कि उन्होंने इंडिया को ऐसी शिकस्त दी। क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी कौम का क्या कंट्रीब्यूशन होता है ऐसे हालात में? पाकिस्तानी कौम का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा हाई था, इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी कौम बीइंग अ मुस्लिम जब भी जंग लड़ते हैं तो वो जज्बा ईमानी से लड़ते हैं, क्योंकि हमारे उस टाइम भी देखा जाए तो हमारे पास हथियार या उस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन जब ऐलान का हुआ जंग का, तो किसी के घर अगर कोई डंडा था, किसी घर जो चीज़ थी वो लेकर वो बॉर्डर पहुंच गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने जंग कैसे करनी है, लेकिन जज्बा ईमानी की वजह से इतना अग्रेसिव होके उन्होंने अपने दुश्मन को वो मुश्किल से ना दांत चाबुन चुपाए उनको, ताकि वो मैक्सिमम ना इतनी उनको शिकस्त हुई है बुरे तरीके से कि दोबारा वो सोच नहीं सके, और इस तरीके से वो नहीं सोच सके, ना सोच सके ना सोच सकेंगे। और मजे की बात आपको ये बताएं कि देखिए कि मैं हैरान बात इस बात पे होता हूँ प्रोफेसर साहब कि हिंदुस्तान जब भी हमसे मतलब ऐसे उसमें फाइट करने का मोड होता है, प्लानिंग होती है, तो वो रात के अंधेरे में क्यों छुप के वार करता है? हमारे साथ दिन के 10 बजे उनको उड़ा के क्यों? एक आपको चीज़ बताऊं कि जंगे हथियारों से नहीं, जज्बात से लड़ी जाती। प्रोफेसर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर वो जज्बात आज भी हैं, और हमारे जवानों के अंदर, हमारे फौजियों के अंदर आज भी वो जज्बात हैं कि अगर आज उसने फिर दोबारा कर देखा तो उसके वही हाल होगा जो आज से जो 6 सितंबर 1965 को हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप देख लें कि आज से 1400 साल पहले एक तरफ 1000 और एक तरफ 313, बहुत कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, ईमान अंदर था, ठीक है, जज्बा था, ठीक है, और उनके पास हर किस्म का औजार उस दौर का था, और फिर भी क्या वो हार गए? क्या कि हमारे अंदर ईमान का जज्बा है। और हम जो लोग हैं, हम जब हमारे जो जवान हैं, जो हमारे ऑफिसरान हैं, जब वहाँ से जंग पर जाते हैं तो हम इसलिए नहीं जाते कि हम बच के आएंगे, हम तो इसलिए जाते हैं कि हम शहादत का रुतबा पा के आएंगे। और जो हमारे इससे पहले जितने भी शहदा हैं, चाहे किसी भी मार्के में वो शहीद हुए हैं, हम उनको सलाम करते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम उनको सलाम करती है। और एक चीज़ ये है कि जितने भी शहदा हैं, तो जो हम ये अल्लाह तबारक ताला की पाक उस कुरान मजीद में भी है कि वो दुनिया से तो ओझल हैं, लेकिन हम उनको मुर्दा कभी भी नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पे अगर इस दुनिया में अगर एक इंसान अगर यहाँ पे हमारे सामने नहीं है, अगर यहाँ पे अगर हमारे घर में मेहमान बन के आया तो हम उसके लिए कितनी इकराम करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वही इंसान जब अल्लाह ताला के दरबार में उसका मेहमान बन के जाता है, और शहीद वो कहते हैं कि जब उसके भी उसकी पहला कतरा खून का नहीं गिरता तो वो अपने जन्नत में आला मकामात देख लेता है। तो फिर कौन ऐसा होगा कि जो इंडिया को नाखून चने ना चुपाए? इंडिया कभी किसी भूल में है तो अपनी भूल को तर्क कर दे। और एक चीज़ मैं आपके सामने ये भी रखूँगा कि जो हमारा निज़ाम तालीम है, हमारे निज़ाम तालीम में बच्चों को डे फर्स्ट से जब बच्चा हमारा स्कूल में जाता है तो उसको यही दर्स दिया जाता है कि आपने बच्चे शहीद होने का, आपने रुतबा क्या है, उसका क्या फजीलत है, उसका क्या मकाम है, उसको सीखना है। जो हमारे जो जितने भी नेशनल जो हीरोज़ होते हैं, जो जिन्होंने नेशन हैदर पाया होता है, उनकी जो हमारे असलाफ हैं उनकी कहानियाँ पढ़ता है, और उसके अंदर एक ऐसा स्पिरिट पैदा होता है, एक ऐसा जज्बा पैदा होता है कि जो हमारा बच्चा होता है उसके पाकिस्तान को सर्व करने का और पाकिस्तान डिफेंड करने का वो अपना जज्बा लेके जाता है। आजकल जो स्कूल है, स्कूल में जो यहाँ पे सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, प्रोफेसर साहब आपकी तरफ में आऊँगा, तो क्या वो स्कूल में बच्चों को इस अंदाज से तैयार किया जाता है कि आपने इस अंदाज से लड़ना है, इस अंदाज से जंग में शरीक होना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बाकायदा हम इंशाल्लाह असम्बलीज़ में, इसके अलावा जो हमारे इवेंट होते हैं, बाकायदा जो डे होते हैं, उनमें बाकायदा इनको हमारा हिस्ट्री बताई जाती है। जिस तरह हमारा 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, इसके अलावा आगे जितने भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो बाकायदा ये बताए जाते हैं, और इनका क्या मकसद है और इसका अपनी ज़िंदगी में किस तरह हमने इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस तरह इसके असरात हैं, बाकायदा लोग बच्चों को हम बताते हैं। तो वही जज्बा बच्चे लेकर आगे अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादातर मैंने खुद अपने बच्चों से सुना है कि वो कहते हैं जी मैंने फ़ौज में जाना है, फ़ौज में मैंने जाना है, ठीक है, मैंने फ़लाँ अदारे में जाना है। तो ये एक बच्चों का जज्बा है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो हमारा तलीमी निज़ाम जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है, उसमें भी मैं अभी लास्ट वीक देख रहे थे कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं कि जो हमारी मुल्क की कौम की सालमियत के बारे से, हमारे मुल्क की दिफा के बारे से, हमारे मुल्क के जो हमारे अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारी उन्होंने डाली हैं। ये भी एक हुकूमत का एक अच्छा पहलू है। मैं इसको बहुत ज़बरदस्त। अकील साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे तमाम देखने वाले जानना चाहेंगे कि एक फ़ौज के बारे में बताना। पाकिस्तानी अफवाज दुनिया की नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट अफवाज हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट फौज है पाकिस्तान की कौमी है। तो जब हम पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जब हम मैं अपनी एग्जांपल्स आपके सामने रखूं कि जब हम छोटे थे, छोटी छोटी क्लासेस में थे, तो जब हम ये पढ़ रहे होते थे कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और लालक जान शहीद और कैप्टन कर्नल शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, निशान हैदर शबीर शहीद, मतलब ये तमाम के जो शोधा हैं, इनके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होते थे, हमारा एक अंदर सा जो इनर होता था, जो आज भी यही है कि वो ऐसा माइंडसेट इंसान का मतलब फौजी अगर दूर से आ रहा हो तो वो हमें नहीं पता था ये किस रैंक पे लगे, हम उससे सलाम करते हैं, लेकिन हम लोग पुलिस वालों का भी सलाम नहीं कर रहे होते। भाई अब फौज का इतने लव, इतने प्यार जो शुरू में हमारे अंदर शुरू में भरा जाता है, क्या आज के दौर में बच्चे को उसको अडॉप्ट करते हैं? इसकी एग्जाम्पल से देता हूँ, सब हमारा स्कूल है, हमने क्या किया हुआ है कि अपने जो मेन कॉरिडोर है उसमें 9 के 9 जो हमारे ये हैं शहीद जो उनको निशान हैदर मिला हुआ है, उनकी पिक्चर्स और उनको क्या उन्होंने किया था, किस तरह उनकी पूरी डिटेल बाय डिस्प्ले की हुई है। वो जो बच्चा जब प्ले ग्रुप से आता है उस समय से लेकर मैट्रिक तक वो देखता रहता है और बार बार पूछता है, उसे गाइड किया जाता है और डे में कई बार कितने बार देखता है और उस बच्चे के अंदर जज्बा जो ईमानी है वो बढ़ता है और वो देखता है कि कितना बड़ा मुकाम इनको मिला हुआ है, जिसकी वजह से उनको मजीद शौक होता है। और जो ये काम भी ऐसे हुए हुए इतने बड़े बड़े कारनामे हुए कि बच्चों को दिल करता है कि आज हर साल देखा जाए तो उनको जब बताया जाता है पूरी दुनिया में टीवी पे दिखाया जाता है तो बच्चों को भी दिल करता है कि हम लोग आर्मी में जाएं। जो हमारा आर्मी का इदारा है वो इतना डिसिप्लिन इदारा है, उसके डिसिप्लिन की वजह से वो कामयाब है। जो आपने बात की थी कि क्यों बच्चों को उस तरफ आने का दिल करता है, कि ये जब इतना मजबूत इदारा है डिसिप्लिन की वजह से अपने, और ना वो देख रहे हैं दिन, ना वो देख रहे हैं रात, ना वो देख रहे हैं आंधी है, ना वो देख रहे हैं तूफान है, वो नहीं देख रहे हैं खाना है, भूखे हैं, किस हालत में है, उन्हें एक पता है कि अपने मुल्क का दिफा करना है और वो बहुत बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। तो हम सलूट करते हैं अपनी सलूट करते हैं। आपने भी एक नाम लिया है मेजर अजीज भट्टी का, तो एक वाकया छोटा सा याद आ गया, मैं जरूर उसमें सुनाना चाहूंगा कि जब वो जंग में थे तो जब फायरिंग हो रही थी तो वो अपने जब मोर्चे में मौजूद थे तो वहाँ पे उनके एक नजूमी टैब जिस तरह होता है हाथ देखने वाला, ठीक है, तो हाथ देखने वाला वो मशहूर था उनकी फौज में। तो वो देखिए उनके अंदर इतना जज्बा था, तो वो कहते हैं जी कि आप मेरे हाथ में देखें और मुझे बताएं कि मेरे हक में शहादत लिखी हुई है कि नहीं, मरने को किसको दिल करता है। वो खुद उनसे पूछ रहे हैं कि देखें कि मुझे बताएं कि मेरे हक में शहादत लिखी हुई है कि नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि आपके हक में शहादत लिखी हुई है। तो फिर वो मोर्चे से बाहर निकल के उन्होंने उसको डिफेंड कर रहे थे, ठीक है, और बाकायदा उन्हें अपना जो उनका जो उसका लाइनमैन था वो बता रहा था कि मेजर साहब आप अपने मोर्चे में जाएं, ठीक है, फायरिंग हो रही है, ठीक है। तो वो बिल्कुल मोर्चे से अंदर नहीं गए और उनकी शहादत वहाँ पे हो जाती है। तो ये देखें कि कितना हमारे जवानों के अंदर एक शहादत का जज्बा है। बहुत ज़बरदस्त बात की। और एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँ कि जब मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, अल्लाह उनके ऊपर करोड़ों हार रहमतों का नज़ुल फरमाए, तो जब उनको जब भेजा गया कि उनको जो उनके सीनियर कमांडेंट की तरफ से उनको ये कहा गया कि आपने 8 आवर्स तक दुश्मन के वहाँ पे आगे नहीं आने देना, उनकी मज़ीद उनकी जो पेशकदमी को आपने रोक के रखना है, तो वहाँ पे 16 घंटे गुजर जाते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि हिंदुस्तान की फ़ौज की वहाँ पे लादियों के मकाम से आपको पता कि उनका ताल्लुक़ था, और जिस जगह के ऊपर अजीज़ भट्टी को वहाँ पे उनका भेजा गया था, उनको इस तरह से वहाँ पे कमांडेंट को संभाला हुआ था कि हिंदुस्तान के बाद में जो उनके जो जनरल थे, जो उनके जो कैप्टन थे, जो उनके मेजर थे, उनकी जो अपनी बुक्स हैं वहाँ पे उनका ये कहना था कि जब हम ये सोच रहे थे कि भाई हम जिस तरफ भी जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी शीशे वाली वो हमें आयरन वॉल हमारे सामने आ जाती है कि हमें रास्ता तक नहीं मिल रहा था, इस साइड पर जाएँ तो वहाँ पे हमें गोलियों का सामना करना पड़ रहा था। वो मतलब कि उनके पास इतने हैवी टैंक थे, सब कुछ थे, लेकिन 16 घंटे वो शख्स वहाँ पे रहा जो हमारे मेजर साहब वहाँ पे रहे, लेकिन इंडिया वालों की इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो 1 इंच पाकिस्तान में आए। और इवन देन कि उनको अपना वो जो जगह थी वो उसको भी छोड़ के पीछे जाना पड़ा। फिर बाद में जो हमारी जो फौज थी ये वो लोग वहाँ पे गए और फिर उन्होंने जाके हिंदुस्तान की जो लाशें बिखरी पड़ी थी उनको वहाँ पे गिफ्ट की। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो जज्बा होता है, ये शहादत का जो जज्बा होता है और अपने नेशन के लिए लड़ने का जो जज्बा होता है, क्या डे फर्स्ट से बच्चों को उनके माइंड सेट में उतारने का होता है, या जो बच्चे बड़े होते हैं जब वो पढ़ लिख जाते हैं उसके बाद उनको ये बताया जाता है कि अभी आपने फ़ौज में जाना है या अभी आपने फ़ौज में या किसी और आपने डिपार्टमेंट में जाना है? जी, ये 5वीं क्लास के बाद बच्चे के देखी जाती है कि बच्चे के अंदर स्किल्स किस तरह के हैं।
तो फिर उस तरीके से बच्चे का माइंड तैयार किया जाता है कि जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं उनको आर्मी के बारे में गाइडलाइन किया जाता है। अब तो माशाल्लाह बच्चे तो बच्चे, अब हमारी बच्चियां बहुत ज़्यादा तैयार हो रही हैं जो चाह रही हैं कि हम आर्मी में जाना चाह रही हैं। ये बहुत ही खुशाइन बात है जिसकी वजह से हमारे आर्मी के जो जज्बात हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे। सिर्फ यहाँ पे ये है ज़रूरत कि थोड़ा सा कि आर्मी के बारे में मज़ीद, जिस तरह अर्तुगरुल ड्रामा आजकल चल रहा है, थोड़ा सा पिछले दिनों ISPR का एक ड्रामा चला हुआ था, इस तरह के मज़ीद अगर ड्रामे वगैरह भी चले जाएँ तो बच्चों को मज़ीद उससे राहत मिलेगी और उस तरफ आने का ज़्यादा इंटरेस्ट गेन होगा। गुड, ज़बरदस्त। मुश्ताक साहब, आपको पता है कि मुल्क पाकिस्तान में स्पेशली इस्लामाबाद में ऐलान भी हो गया भाई बलदती इलेक्शन के बारे में, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, मैं इस पे बकायदा थोड़ा सा आपको ब्रीफली थोड़ा सा मैं बिल्कुल, आप हमारे सुनने वालों को बताइए। क्योंकि इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, ठीक है, और हमारा समझ लें कि इस पे सब कुछ इस्लामाबाद से सब कुछ हो रहा है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहूँगा कि लास्ट जब बल्दियात हुए हैं, ठीक है, जब नून लीग की हुकूमत में, तो मैं उसमें थोड़ी सी चीज़ देखने को आई है कि जितने भी हमारे जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, ठीक है, उसके बाद आपके किसान काउंसलर हैं, जनरल काउंसलर हैं या यूथ आए हैं, ठीक है, जितने भी मोस्टली लोग, ठीक है, मैं सबके बारे में बात नहीं करना, ठीक है, मोस्टली लोग जो है मैं देखे हैं कि इलिटरेट, और मैंने देखे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर और प्रॉपर उनका कोई जिस तरह प्रोफेशनल जिस तरह का नहीं है। तो उससे ये है कि किसी किस्म का कोई काम हमारे मुल्क में, जब हमारा स्पेशली हमारे इस्लामाबाद में और हमारे दही इलाकों में नहीं हो सकते। तो अभी रिसेंटली बल्दियान हुआ है, ठीक है, अवार्ड्स बन रही हैं, यूसीज बन रही हैं, ठीक है, एक अच्छा कदम है कि पहले 50 यूसी थी, अब इमरान खान साहब ने इसको 100 यूसी पे जाके कर दिया था कि हर एक ज़ीरो लेवल पे भी जाके, बेसिक लेवल पे भी जाके हर बंदे को भी उसकी जो ज़रूरियात है उसकी पूरी की जा सके। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इमरान खान का जो विजन है कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ा लिखा इस्लामाबाद, उस पर भी मैं थोड़ा सा ज़रूर आऊँगा कि क्योंकि तालीम ऐसी चीज़ है कि जिससे आप इस पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। एक सेंटेंस आता है, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, जो औजार है, जिससे आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी और अदारों से भी गुजारिश करूँगा कि अभी जो बल्दियाती इंतखाब जो इलेक्शन होंगे उसमें तालीम वाली शिक ज़रूर रखें। इसमें कम से कम जो आपका चेयरमैन लेवल हो या ग्रेजुएट और मास्टर लेवल का हो, वही आपको एक अच्छा विजन दे सकता है। एक आप उससे देख लें कि हमारे जितने भी हमारे कब्ज़ा माफिया हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या इस तरह के लोग हैं, वो अपने पैसे के बल पर, अपने ज़ोर के बल पर, अपनी बदमाशियों के बल पर जी इलेक्शन में आ जाते हैं और लोगों को पैसा देकर, लोगों को डरा कर उनसे वोट ले लेते हैं, हर वो चेयरमैन बन जाते हैं और उसके बाद हमारे लिए मसाइल बनते हैं। तो मैं ये इमरान खान साहब से और जो बाकायदा इसकी जो कमेटी बन रही है उनसे गुजारिश है कि ये जो इमरान खान साहब का विजन है, पढ़ा लिखा, खुद भी वो माशाल्लाह हाई एजुकेटेड है, एक टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो वो इस चीज़ को स्पेशली प्रमोट करें कि कम से कम ग्रेजुएट बंदा, ग्रेजुएशन हो, ठीक है, और एंड लेवल तक भी काउंसलर भी हो तो वो भी किसी एक एजुकेशन की शिक में आए। ये ना हो कि इन्हें के खुला छोड़ दिया जाए, जो आए, जो घर में सोया हुआ है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, वो आके हम पे मुसलत हो जाए। और इस तरह कौमें तब्दील नहीं होती हैं। कौमों को आपने अगर तब्दील करना है तो पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ा लिखा इस्लामाबाद, इसको आपको बनाना पड़ेगा, इसको प्रमोट करना पड़ेगा, तब ये हमारा सिस्टम चेंज होगा। बलदलती इंतखाबात की आखिर ऐसी क्या ज़रूरत थी, क्या क्यों ज़रूरत पड़ी और इससे क्या आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? जी जी, ज़रूर क्यों नहीं, बल्दियाती इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हर बंदे की जो रसाई है, पहुंच है, वो इमरान खान साहब तक नहीं है। उसके अलावा हर बंदे की पहुंच मिनिस्टर तक नहीं है, हर बंदे की पहुंच जो है MNA तक नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात से ये फ़ायदा होता है कि आपके घर का, आपके महल्ले का, आपके गाँव का, आपके इलाके का एक नुमाइंदा होता है जो आप उसे चूज़ करते हैं, तो वो आपकी यूसी में बैठता है और आपके मसाइल सुनता है। हर बंदा उसके पास ईज़िली, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे वो लो क्लास है, चाहे वो मिडिल है, चाहे वो हाई है, उससे जाकर इजीली मिल सकता है और उसे अपने मसाइल बता सकता है और वो उसे अपने मसाइल हल भी करवा सकता है। क्योंकि हर बंदे की जो पहुंच है वो हाई लेवल तक नहीं हो सकती है। ये बल्दियाती इंतखाबात जो 100 यूसी पे स्पेशली इस्लामाबाद में होने जा रही हैं, ये बहुत अच्छा हुकूमत का। राजा मुश्ताक साहब, हमें ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात में माशाल्लाह आप हिस्सा ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो अभी यही चांस तो यही बन रहा है कि इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है, और इसको एक विजन के साथ आऊँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लोगों की तरह ये नहीं है कि जिस तरह एक बाकी लोग एक भीड़ की तरह, मैं इंशाल्लाह आऊँगा तो इंशाल्लाह इसका मकसद ये नहीं है कि एक नाम कमाना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत ज़्यादा मेरी सोशल वर्किंग है, मेरी लाइफ ज़्यादा सोशली मुख्तलिफ NGOs में, मुख्तलिफ चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व हूँ। हाँ। तो मैं ये नहीं है कि जस्ट नाम के लिए, चाहे कोई सीट, जी कोई सीट मिले या ना मिले, हाँ, ठीक है, मुझे कोई डेजिग्नेशन मिले या ना मिले, इलेक्शन मैंने लड़ना है अल्हम्दुलिल्लाह।
आए ना आए, फिर भी जो लाइफ का विजन है कि जो लोगों की खिदमत करना, वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। जो क्या सूबाई जो हुकूमतें हैं क्या वो उसके लिए एग्री होंगी, और साथ हमारे इलेक्शन कमीशन ने भी तकरीबन हैंड्स अप कर दिए कि भाई हमारे पास तो शायद इतने फंड्स नहीं होंगे अवेलेबल कि इलेक्शन करा सकें? नहीं, हर चीज़ अवेलेबल है। एग्री वही नहीं होगा कि जो इस मुल्क को खा रहा है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो आगे इसको कन्वे नहीं करना चाह रहा है, आगे इसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहा है। जिस तरह कुछ हमारे लोग हैं जी इसके खिलाफ हैं जी कि ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक है जी हमें नए लेवल तक दे दिया जाए, तो जो खा रहे हैं, तो जिन्हें तो कोई इशू नहीं है, खुद जिनका पेट भरे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने करप्शन नहीं करनी है, तो उन्हें इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल में किसी सूबे को भी इस चीज़ पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जो जिसे कहते हैं कि ज़ीरो लेवल पे, बेसिक लेवल पे बल्दियात का जो फ़ायदा होता है, ठीक है, और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा भी, और इंशाल्लाह आपको तब्दीली नज़र भी आएगी। ज़बरदस्त। प्रोफेसर अकील साहब, हमें ये बताइएगा कि जो हमारे मुल्क की जो सिलेबस के बारे में एक बहस चल रही है, और आपको ये हमारे नॉलेज में भी है कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स का और साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल्स का सिलेबस एक कर दिया गया है, इसकी कितनी बेहतरी आएगी? प्रोफेसर बहुत अच्छा सवाल है। सिंगल नेशनल करिकुलम बहुत अच्छी चीज़ है। जो आपने बात की है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस एक कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया, लेकिन उसमें कंटेंट जो गवर्नमेंट ने कहा गया है वो है कि कंटेंट सेम होगा। बुक्स आप अपने अपने पब्लिशर्स की या अपनी बुक्स जो पहले से अपने फ्रेंचाइज थी उनके पास मौजूद थी वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बर्डन कम कर दिया है, जिस तरह 1, 2, 3 में ना 4 किताबें कर दी हैं और 5वीं जनरल नॉलेज आ गया। पहले 8 किताबें होती थी, वो बच्चों का बस्ता भी भारी था और बुक्स का भी इतना था, आउटपुट आ नहीं रही थी। इससे आउटपुट बहुत अच्छी आएगी, डाटा रिड्यूस हो गया है, लेकिन उससे बच्चों को समझ आएगी। जिस तरह फिनलैंड है, जैसे कि टॉप कंट्री है इस टाइम दुनिया की, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन है, वहाँ पे क्लास 5 तक फर्स्ट और पास और फेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट लेके आ रही है इससे बहुत अच्छा इंकशाफ है। जो सवाल यहाँ बनता है कि बुक्स एक हो गई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स सेम हो गई हैं, तो फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि पहले भी देखा जाए जो मैट्रिक के फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी, और जो गवर्नमेंट का स्कूल है प्राइवेट स्कूल है, दोनों में बुक्स सेम है, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि डाटा डिलीवरी की बात होती है। गवर्नमेंट स्कूल पे जो है ना वो लोड इतना ज्यादा है कि एक क्लास में 80 90 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल की अगर इतनी स्ट्रेंथ होती, इतनी मतलब बेहतर पढ़ाई वो आपने डिलीवर कर रहे होते, तो प्राइवेट स्कूल की जरूरत क्या पड़ती? तो डाटा ऐसा है गवर्नमेंट का और बुक्स का कि अगर आप पिछले 5 साल का किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट देख लें और प्राइवेट स्कूल का फर्क आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है। तो अगर अब एक क्लास टीचर है वो 70 या 80 बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है? मैक्सिमम एक क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 20 या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाए वो 25 है, इससे ज़्यादा टीचर पढ़ा ही नहीं सकता। 80 बच्चों को ना अटेंडेंस लगा सकता है, ना उनकी कॉपी चेक हो सकती है, ना उनके टेस्ट चेक हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि जो गैर निसाबी एक्टिविटीज़ हैं प्रोफेसर साहब, आपको ये भी पता होगा, मुझे भी पता कि गवर्नमेंट स्कूल में कितनी होती है और यहाँ प्राइवेट स्कूल में कितनी होती हैं। तो अगर जो गवर्नमेंट स्कूल में मैं अपने तौर से जो मैं समझता हूँ यही है कि गैर निसाबी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में हाई थी, बहुत ज़बरदस्त उस लिहाज से बच्चे को देखें कि एक होता है कि बच्चों को फार्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक होता है कि बच्चे को साथ स्किल्स, साथ बच्चे को जो गैर निसाबी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको में इन्वॉल्व कर इंगेज करना, वो उसमें काफ़ी हद तक लैकेज थी गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एक चीज़ थोड़ा सा अकील साहब की बात को भी थोड़ा सा पहले इसको कंटिन्यू करूँगा कि मैं 3 से 4 एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स एसोसिएशन जो आपकी बनी हुई है सिस्टम बना हुआ है उसको भी देख रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो हमारे स्कूल्स पे बर्डन पड़ गया है, ठीक है, और वो बर्डन जो हाफ से ज़्यादा भी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने उठाया हुआ है। तो उसकी वजह से जो बर्डन की वजह से जो आपकी गैर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो गैर इस तरह की सरगर्मियाँ हैं वो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि वहाँ पे उनका टाइम की लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये सिस्टम ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। जिस तरह मैं आप लास्ट प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि बच्चों के अंदर एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं वो प्रमोट करें, उनके अंदर कोई टैलेंट है। जिस तरह 1-2 ट्रेनिंग्स में भी हमने सीखा है कि बच्चों के अंदर, ठीक है, तालीम को आप जज्बा उजागर करें, ठीक है, उसकी परसेंटेज को भी नज़र रखें, लेकिन उसके अंदर देखें कि देखें कौन सी पॉजिटिव स्किल है, कौन सी देखें इसके अंदर अच्छी सलाहियत है, उसको आप प्रमोट करें। प्रमोट आप सलाहियत कैसे पता चलेगी? जो को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल्स में होती हैं, आपकी इस तरह के डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, स्पोर्ट डे होता है, फन फेयर होता है, हमारी स्पीच कंपटीशंस होते हैं, इंग्लिश उर्दू, ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट गाला होता है, बहुत सारे इवेंट जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो करवा रहे हैं, उसकी वजह से जो बाकायदा जो है ना बच्चों के अंदर स्किल्स का पता चलता है, जो गवर्नमेंट के स्कूलों में नहीं हो रही है। उसकी वजह ये है कि
गवर्नमेंट के ऊपर इतना बर्डन है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन 2 साल में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी और यूनिवर्सिटीज़ भी और कॉलेज भी बनेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म के जो आपके जो प्रोग्राम में इंशाल्लाह वो उन्होंने बताया कि इस पर बहुत ज़्यादा काम होगा। अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो बर्डन कम होगा, बर्डन कम होने के साथ साथ ये एक्टिविटी भी जब होंगी तो जो बच्चे उभर के सामने आएंगे। उभर के सामने। प्रोफेसर साहब, अकील साहब, हमें ये बताइएगा कि कोविड की वजह से बहुत बड़ा डेंट पड़ा है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? इससे मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये जो बार बार स्कूल ऑन ऑफ की जो गेम चल रही है इसको ख़त्म किया जाए, कि कोविड 1 हफ्ते के लिए स्कूलों में नहीं आता कि वहाँ से चला जाएगा और फिर आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि भी ये 9 छुट्टियाँ उन्होंने दे दिया गवर्नमेंट ने, फ्राइडे से लेके मंडे तक ये 9 दिन बनते हैं। 9 बहुत मुश्किल से महीना डेढ़ लगा था, बच्चों ने थोड़ा बहुत दोबारा इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, और 9 दिन का भी गैप आ जाएगा वो भी कोई पता नहीं सुनने में आ रहा। एक्सटेंड अगर ये एक्सटेंड होता है तो मजीद बच्चों की ना बिल्कुल जो है एजुकेशन सिस्टम वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट बात करती है कि पूरी दुनिया में भी तो ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, लेकिन वहाँ ममालिक में फैसिलिटीज़ हैं, हमारे मुल्क में फैसिलिटीज़ नहीं है, ना इंटरनेट है, घर में बच्चे 4 होते हैं, मोबाइल 1 होता है, अब कौन सा बच्चा उस पर वो ऑनलाइन क्लासेस ले, तो हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन के लिए डबल करें। अब जैसे मैट्रिकुलेशन के भी एग्जाम्स हुए हैं, FSC के एग्जाम्स हुए हैं, उनमें बच्चों की अपीयरेंस ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, बच्चों का टाइम नहीं था, बच्चों की तैयारी नहीं हो सकी। अब अगला साल है, एक नया प्रॉब्लम आ गई है, अब टाइम हमारे पास कम रह गया, सितंबर आ गया, अभी 10th क्लास की पढ़ाई शुरू होने लगी है, क्या इस दफ़ा भी रिड्यूस सिलेबस होगा या नहीं होगा? गवर्नमेंट की अभी तक पॉलिसी उसकी क्लियर नहीं है। टाइम बच्चों के पास टोटल 5 महीने रह गए हैं। तो ये जब तक ये काम रेगुलर नहीं होगा, हम अपने बच्चों को, पहले ही हमारे मुल्क में तकरीबन 3 करोड़ बच्चा तालीमी इदारों से बाहर था, तो अब तो क्लियर नहीं हो रहा बच्चे गए किधर हैं, बच्चे दोबारा इंटरेस्ट ही ले रहे हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो काम पे कर रहे हैं, कोई मोटरसाइकिलों का काम सीख रहा है, कोई कौन सा काम सीख रहा है, बच्चे बिल्कुल एजुकेशन की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं गेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट कैसे लें सर? आपके स्कूल 1 महीना खुलते हैं तो 2 महीने बंद रहते हैं, तो इंटरेस्ट कौन लेगा? और एक और बात हरजा साहब की, मुझे ये बताइए कि देखें कि जब गवर्नमेंट कोई भी प्लान वहाँ पे डिज़ाइन कर रही होती है, छुट्टियाँ दे रही होती है, जैसे भी कर रही होती है, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं जो हमारे तालीम होते हैं उन्हीं को इंगेज करती है। जो प्राइवेट सेक्टर एक बहुत अच्छा स्टेक होल्डर है, मतलब एजुकेशन हिस्ट्री में पाकिस्तान का, तो क्या उसको भी इंगेज करते हैं या खुद ही तमाम फैसले आपके ऊपर इम्पोज कर रहे होते हैं? उसमें ये आपको बताऊं ना कि ये फैसले उनके अपने ही सारे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर को तो बहुत ज़्यादा वो कम इन्वॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जो मायरे उनके तालीम है, ठीक है, कि पॉलिसीज़ बनाएं आप इसको, ठीक है, कोविड-19 है, ठीक है, आप पे वर्ल्ड का भी प्रेशर है, ठीक है, आपके इंटरनल भी प्रेशर है, ठीक है, हमारे पास इस तरह के सिस्टम नहीं है कि अगर ऐसा कोई हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम आ जाए कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉलिसीज़ बनाएं, ठीक है, एजुकेशन को बिल्कुल बंद ना किया जाए। जिस तरह के 3 डे से कुछ क्लासेस आ रही थी, हाफ स्टूडेंट करके पॉलिसीज़ बनाएं। परमानेंट ये जो ऐलान कर देते हैं कि दूसरे को देखकर किसी और सुबह जो कर रहा है, शायद उसमें क्या कंडीशन है, उसको देखकर कह देते हैं जी कि हम भी बंद करेंगे। तो कंडीशन देखकर कोई जो भी फैसले करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मुल्क एजुकेशन के हवाले से बहुत पीछे है, ठीक है, और इसको पॉलिसीज बनाकर, इसको कुछ लाभ बनाकर इसको कंटिन्यू रखा जाए, ताकि इस पर बाकायदा, क्योंकि एक दफ़ा रूटीन बनती है, फिर अचानक से ये कहते हैं जी 9-10 दिन के लिए स्कूल बंद, फिर बच्चे आउट हो जाते हैं, वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं, पता नहीं स्कूल खुलने हैं कि नहीं। तो गुजारिश है कि हमारे तालीम से कि तालीम के दुश्मन मत बने, ठीक है, तालीम से ही कौमें तरक्की करती हैं, तालीम से ही कौमों में अंदर जज्बे और ज़रूरत के जो जज्बे आते हैं वो तारीख रकम होती है। तो आप इसको एक पॉलिसी के साथ चलाएँ। ज़बरदस्त बात की आपने। अभी हम अगेन जाएंगे अकील साहब की तरफ। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि देखिए कि अगर हम फॉर एग्जांपल कि कोरोना है या नहीं है, दैट इज़ अनदर डिबेट, लेकिन ऑफ कोर्स होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि स्कूल 10 रोकने से कोरोना भाग जाता है, या फिर अगर हम अपने बच्चों को ऐसी सूरत हाल में उनका लॉस हो रहा है भाई, उसके लिए क्या किया जाए? सर, कोरोना का लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन जो हमारी ये नस्ल है ना, ये 4 से जो स्पेशली ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये जो हमारी 4 क्लासेस थी, इनकी जो हमने नस्ल है वो बर्बाद हमने कर दी है। क्योंकि इस एज में बच्चों को मोबाइल्स और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उनसे रोका जाता है, जिसको हमने खुद बच्चों के हाथ में दे दिया जाता है। कहीं सोची समझी प्लानिंग तो नहीं है सर? प्लानिंग तो मालूम नहीं कि समझी है, लेकिन हमारे बच्चों की बर्बादी के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर दी है। बिल्कुल उनकी सामने प्लानिंग है। और एक चीज़ हम मुश्ताक साहब से ये भी इनसे क्लियर करेंगे कि देखिए कि आप अगर हमारे बच्चे हैं और जब भी किसी भी नेशन की बात की जाए तो जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम के बाद
उन ममालिक में कितने लोग उस लिहाज से जिनकी हलाकती हुई थी और पूरे के पूरा उनका जो सिस्टम था वो क्लैप्स होकर रह गया था। लेकिन अगर सबसे पहले अगर कोई वहाँ पे किसी डिपार्टमेंट को वहाँ पे उन्होंने उसको एज ए बैकबोन के तौर पे लिया था या एस्टैब्लिश किया था, वो क्या था जनाब? एजुकेशन थी। एजुकेशन को उन्होंने वहाँ पे मस्त करा दिया था, करेंगे भूखे रहो लेकिन पढ़ो ज़रूर। तो हम क्या अशर कर रहे हैं सर उसमें? ये मैं आपको बताऊँ ना कि आप जिस तरह बात कर रहे थे ना कि कुछ वाकया ही कि कुछ लोग, मोस्टली लोग किस पे कंफ्यूज हैं कि कोरोना है कि नहीं, ठीक है। तो पहले तो बात यह है कि मुझे यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी हुकूमत की पॉलिसी है कि ये वैसे में कुछ कह रहे हैं, ठीक है, ज़रूर होगा, ठीक है, किसी, क्योंकि ये पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक पाकिस्तान का हो तो शायद हमें किसी तरफ एक हमारा रुख चेंज करना चाह रहे हों, ठीक है, हमारी सोच, एक हमारी थिंकिंग को चेंज करना चाह रहे हों। लेकिन जब पूरी दुनिया में है तो ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट ज़रूर है। लेकिन ये बात मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो स्टिल एट टाइम उनकी यही बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है कि कोरोना कुछ भी नहीं है भाई और ये वैसे हमें तंग किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कोरोना से कोई इनकार नहीं है, कोरोना ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हमें कोरोना के साथ ही रहना है भाई। अब SOPs को हम फॉलो नहीं कर रहे। स्कूल जब बंद होते हैं तो फिर जाहिर बात है हम वालिदैन हैं, हमें उस वजह से पेन फील होता है। तो मैं ये खुद से ये समझता हूँ किसान है कि गवर्नमेंट को आखिर ऐसा क्या करना चाहिए ताकि स्कूल भी चलते रहें और काम कोरोना से महफूज रहे। सर माइंड सेट की बात होती है, जो आप पहले बात कर रहे थे दूसरी जंग अजीम की, मैं उसी बात को लेकर चलता हूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम अटैक हुआ था तो उन्होंने 8:14 पर उस मुल्क पर ये 2 बड़े शहर तबाह बर्बाद हो गए थे एटॉमिक बम से, लेकिन 8:45 पर पूरे कंट्री के स्कूल ओपन कर दिए गए थे। उन्होंने इतना बड़ा इकदाम लिया था, तब भी 20 साल बाद वो पूरी दुनिया में फिर छा गए थे। तो हमें ऐसा कुछ एजुकेशन सेक्टर में, जिस तरह हमने बाकी चीज़ों को, माशियत को बेहतर करने के लिए बाकी चीज़ें खोल दी हैं, बंद कर रहे हैं, तो एजुकेशन जिसकी बुनियाद है, अगर तो हम लोग ना जिस तरह हिटलर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरी जगह अजीम से उनसे पूछा गया कि हमारे ना बहुत सारे साथी हमारे, तो हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई ख़ास किस्म के लोग हम रोक सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या हम टॉप के जो बिजनेसमैन उनको रोका जाए? तो उन्होंने कहा था नहीं, आप यूं करें कि अपने मुल्क के जो टीचर्स हैं उनको बचा लें, अगर वो बच गए तो कौम दोबारा बना लेंगे। तो कौम बनाने के लिए एजुकेशन, तो एजुकेशन को अगर हम रोक रहे हैं तो हम कौम बना रहे हैं, कौम बर्बाद कर रहे हैं। 6 सितंबर 1965 अजीम शान दिन हमारे पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे इस फ़ौज के लिए, वतन पाक के अजीम उन सपूतों के लिए कि जिन्होंने अपना नजराना पेश किया। और आज इन आज़ाद फ़ज़ाओं में हम लोग सांसें ले रहे हैं, बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान कभी मिटने के लिए नहीं आया था, सुबह क़यामत तक पाकिस्तान कायम दायम रहने के लिए आया है। अभी हम लास्ट मैसेज लेंगे क्योंकि प्रोग्राम की घड़ियाँ तकरीबन ख़त्म है और हम बढ़ेंगे प्रोफेसर साहब की तरफ कि आज के दिन के मुनासबत से कोई लास्ट मैसेज दे दीजिए। सबसे पहले जी मैं उन जवानों को और उन फ़ौजियों को जो शहीद हुए हैं उनको सलाम सलूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज के दिन के लिए अपनी कुर्बानियाँ, अपनी जानें कुर्बान की हैं और हमें सरफरू किया है और हमारी कौम को और हमारे मुल्क पाकिस्तान को, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको बुलंद किया है। और उनको हम सलूट भी पेश करते हैं और उनकी ज़रूरत को हम सलाम भी पेश करते हैं। और हमारे जवानों के लिए भी यही है कि अपने अंदर जज्बा ईमानी रखें, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जो फ़ौज इंडिया की हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो धोखाबाजी हो, चाहे कहीं गलत हो रहा हो, तो वहाँ पे भी हमें डट के खड़ा होना चाहिए, ठीक है। हमारे अंदर वही जज्बा ईमानी होना चाहिए कि हमने किसी के साथ गलत नहीं करना है, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है, गलत करना नहीं है और होने देना, ठीक है, और किसी के साथ हमने बुरा नहीं करना है, ठीक है। और हमें अच्छी रास्ते पर चल कर दूसरों के लिए एक मतलब कि नमूना बनना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा पैगाम जी। प्रोफेसर आखिरी मैसेज। मैं तमाम जो उस दिन के शहीद हैं उनके वालदैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा होने के बावजूद उन्होंने उनको सर आंखों पे लिया है। और तमाम जो लोग अभी तक आर्मी से अटैच हैं उनके वालदैन को भी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा बच्चा गया हुआ है, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि बच्चा हमारा जिंदा वापस आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पर एक मैं पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ लोग, कुछ अनासर जानकर हमें, हमारी आवाम को फौज के खिलाफ करना चाह रही हैं। ये 5th जनरेशन वार है। तो मैं सारों से रिक्वेस्ट यहाँ करूँगा कि अगर हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अगर कुछ लोग अनासर हैं बुरे उसमें ऐड हैं तो उसकी वजह से पूरी फौज को बदनाम ना किया जाए। अगर कुछ हो भी जाए तो उसको हाइड किया जाए, क्योंकि जिन कौमों में लोग आर्मी के खिलाफ हो गए हैं वो कौमें तबाह हो गई हैं। जैसे आप लीबिया देख लें, इराक देख लें, शाम देख लें, वहाँ पर जब वो लोग आर्मी के खिलाफ हुए हैं तो वो कौमें बर्बाद हो गई हैं। तो हम अपनी आर्मी से प्यार करते हैं और यही पैगाम देते हैं कि लव टू योर कंट्री एंड लव योर आर्मी। याद रखिएगा, लव टू योर कंट्री, लव योर आर्मी। याद रखिएगा कि आज हम जो सुख का सांस लेते हैं, रातों को आराम से अपने बेड पे सोए होते हैं
और हमें सुबह नाश्ते मिल रहे होते हैं, रात को खाना खा रहे होते हैं, हमारे बच्चे हैं, सब पूरा निज़ाम चल रहा है। ये किसके लिए है? ये सब अल्लाह ताला का फजल करम है और उन नौजवानों के लिए है जो रातों को जाग रहे होते हैं और बॉर्डर पे पहरा दे रहे होते हैं, जिनकी जो नींदें अपनी जो नींदें इस कौम के लिए कुर्बान कर रहे होते हैं और उनको ये भी नहीं पता कि अगला जो लम्हा है उनके लिए है भी या नहीं है। वो उस वक्त वो मौत की उस वादी में खड़े होते हैं और मौत उनका सामना कर रही होती है और वो सीना तान के मौत को अपने साथ मिलाने के लिए बेताब रहते हैं। यही बात है, यही पैगाम है। और जिस तरह 1947 से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान डिफेंड किया हमने 1965 में, और आज हम पाकिस्तान को यहाँ पे बचा के साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हमारे बिजनेसेस हो जाएँ, हमारे जॉब्स हो जाएँ, और शायद इसके साथ साथ हमारे इलेक्शंस हो जाएँ, चाहे हमारे कौमी सतह के ऊपर जितने भी इलेक्शन यहाँ पे होते हैं, 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, बदलते इलेक्शन होते हैं, इन सब में सिर्फ एक पैगाम हम आज इस सेटिंग के तहत देना चाहेंगे कि जो काम भी किया जाए ध्यानदारी से किया जाए, इस मुल्क को सामने रख के किया जाए। चाहे हम अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं, हम इलेक्शन करा रहे हैं, नुमाइंदे चुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमने एक जो जस्टिस देना है एक बेहतरीन पाकिस्तानी होने के, एक बेहतरीन इंसान होने के, वो यही होना है कि जो आज हम कर रहे हैं अपना द बेस्ट दें, इस मुल्क के लिए द बेस्ट दें, इस नेशन के लिए द बेस्ट दें। जब हम अपना बेस्ट देंगे इट मीन्स कि हम फिर दूसरों को ये शिकवा नहीं करें कि लोग गलत हैं, नहीं, हम अपनी इस्लाह करेंगे, फिर हमें द बेस्ट देंगे। जब हम अपने द बेस्ट देंगे फिर सारे लोग उनका यही सोच होगा, सब चीज़ें उनकी यही होंगी, द बेस्ट देने की तो मैं ये समझूंगा, तो फिर हमारा कंट्री दिन ब दिन प्रोग्रेस करेगा, द बेस्ट करेगा। इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम द वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।